मंडप सजा हुआ था, घर वाले बड़े खुश थे और सभी लोग एक दूसरे से हंस बतिया रहे थे। लेकिन तभी जब मांग में सिंदूर भरने की बारी आती है तो लड़की, जो कि काफी गहन सोच विचार में थी, वह एकदम से कहती है कि रुको, अभी मेरी मांग में सिंदूर मत भरो। इस बात को सुनकर दूल्हे का वो हाथ जो कि सिंदूर ले चुका था वह एकदम से रुक जाता है और पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ। तो लड़की कहती है कि इससे पहले तुम्हें मेरे बारे में एक सच जानना होगा। अब इस बात को सुनकर जो दूल्हा होता है वह पूछने लगता है कि बताओ क्या है सच। तो यहाँ पर जो दुल्हन होती है वो एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। दरअसल दुल्हन बताती है कि मेरा एक बच्चा भी है, क्या तुम मेरे बच्चे को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। इस बात को सुनकर चारों तरफ खलबली सी मच जाती है और उसके बाद यहाँ पर जो दूल्हा होता है वह थोड़ी देर सोचने के बाद अपना फैसला सुनाता है। कौन था वह दूल्हा और किस वजह से दुल्हन का एक बच्चा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव के अंदर एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम होता है रोशनी। रोशनी के घर में उसका कोई भी नहीं है। चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया गया है। रोशनी को जन्म देते ही तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद रोशनी की माँ से रोशनी का पिता बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था और उसके बाद जो उसका पिता होता है वह अपनी पत्नी के वियोग में इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। रोशनी के चाचा चाची उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं और जैसे वो शादी की योग्य होती है तो उसके लिए एक लड़का ढूंढा जाता है और उससे धूमधाम और रीति रिवाजी के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। रोशनी की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद वह अपने पति के साथ उसके घर में जाती है। रोशनी चौकी अनाथ थी और उसके बाद जब उसे एक ससुराल मिलता है, ससुराल के अंदर उसके जेठ जेठानी भी हैं, साथ में माता पिता भी हैं और जो उसका पति है वो परिवार का लाडला बेटा है। और इधर जो रोशनी होती है, जब उसके बारे में पूरी बात उसके परिवार वाले सुनते हैं, यानी कि ससुराल वाले सुनते हैं, तो उसके बाद वो लोग उसे सहारा देते हैं। कहते हैं कि बेटी देखो, बेटी के पास दो ऑप्शन हुआ करते हैं, एक तो पहला घर हुआ करता है, उस घर में शायद कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन दूसरा घर भी हुआ करता है, उसको वो अपना समझकर अपना घर बनाकर चला सकती है। इस बात को सुनकर रोशनी भी वादा करती है। इधर जो घर वाले होते हैं वो भी वादा करते हैं कि तू आज से इस घर की बहू नहीं, बेटी है और बेटी की तरह तुझे इस घर में रखा जाएगा। ये बातें यहाँ पर जो रोशनी होती है उसके लिए बड़ी अच्छी थी और इसी वजह से जो रोशनी है वहाँ पर मन लगाकर रहने लगती है। उसके जो जेठ जेठानी होते हैं वह भी उसे माँ बाप की तरह लाड चाव किया करते हैं, क्योंकि उसके पति से उसका जो जेठ है वो लगभग 10 साल बड़ा है, तो वह उसे बेटी ही कहकर बोला करता है। और इधर जो जेठानी है वो देवरानी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह उसे ट्रीट किया करती है। कहा करती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि जैसे स्टार्टिंग में रोशनी वहां पर जाती है और उससे किसी काम में कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद उसकी जेठानी उस बात को संभाल लिया करती और कहा करती आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इनकी शादी को लगभग 1 साल बीतता है और 1 साल बाद जो रोशनी होती है वह एक बेटे को जन्म देती है, जिस बेटे को पाकर उस परिवार की खुशियों में और भी 4 चांद लग चुके थे। सभी लोग बड़े खुश होते हैं, रोशनी और उसका पति भी बड़ा खुश होता है और धीरे धीरे ये खुशियाँ चारों तरफ घर के बाहर भी फैलने लगती हैं, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसियों में मिठाई बांटते हैं, इस बात की खुशी मनाते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल वहाँ पर दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी जब उसका बेटा 2 महीने का होता है तो उसी दौरान उसको पति एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और इसके बाद रोशनी एकदम से टूट जाती है। रोशनी तो टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी जो घर वाले होते हैं वो जैसे तैसे उसे संभालते हैं और अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने लगते हैं। रोशनी फूट फूट कर रोती है और अपने पति की बॉडी को ले जाने से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी अगर आप इसे ले जाओगे और मैं भी इनके साथ ही बैठूंगी। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे करके रोशनी को रोका जाता है, उसके पति का अंतिम विदाई कर दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर परिवार के अंदर शोक सभा का आयोजन किया जाता है। रोशनी बार बार अपने पति के लिए रो रो कर बेहोश हो रही थी, क्योंकि इतना प्यार करने वाला पति शायद ही किसी को मिला होगा जितना रोशनी को मिला था और उसके बाद भी वह इतनी जल्दी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और आप लोगों ने सुना होगा कि समय हर घाव को भर देता है। यहाँ पर रोशनी का घाव भी भर जाता है और उसके बाद वह अपने ससुराल में अपने सास ससुर और जेठ जेठानी के साथ रहने लगती है और उस बच्चे को पालने लगती है।
लेकिन यहाँ पर जो उसके सास ससुर और जेठ जेठानी होते हैं उनको ये बात बड़ी खलती है कि इसने बेचारी ने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा है और इतनी जवान उम्र में ये विधवा हो चुकी है और अपनी जिंदगी को कैसे काटेगी। क्योंकि उन्हें अपना तो विश्वास था, लेकिन उनके बच्चे क्या उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। अगर जीवन साथी होता है तो बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो जीवन साथी से शेयर हो जाया करती हैं, लेकिन किस तरह से वो अपनी जिंदगी को उनके जाने के बाद बिता पाएगी। ऐसा सोचकर वो लोग उससे शादी के लिए कहने लगते हैं। कहते हैं कि रोशनी देखो, तुम हमारी बेटी के समान हो और तुम ऐसा करो, अपनी शादी कर लो। लेकिन रोशनी सभी से साफ साफ इनकार कर देती है। यानी कि जेठ जेठानी से भी मना कर दिया था, सास ससुर से भी मना कर दिया गया था, और उसके बाद वो कहती है कि मेरा बेटा है और इसी के सहारे मैं अपने जीवन को जी लूंगी। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ जब रोशनी घर के अंदर रहती है तो यहाँ पर जेठ के जो बड़े लड़के होते हैं वह रोशनी के साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। यानी कि किसी बात पर उसे धमका देते हैं, क्योंकि अब उसको यहाँ पर रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं है। जब उसका चाचा जीवित था तो चाचा उसे उल्टा धमका दिया करता था, लेकिन अब रोशनी को जैसा चाहे वैसा कहा करता है और माता पिता के कहने पर बिल्कुल भी नहीं रोका करता है। इन सभी बातों को देखकर पूरा परिवार एक साथ बैठता है और बैठने के बाद फिर से रोशनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी फिर से मना कर देती है। धीरे धीरे ये बातें बढ़ने लगती हैं। बड़े भाई का जो लड़का था वह लाड चाप से पाल पोस कर बड़ा किया गया था और चाचा से ही वो डरा करता था, लेकिन अब चाचा नहीं है तो चाची के साथ वो ऐसा व्यवहार किया करता है। इन बातों से जो जेठ होता है वह काफी ज्यादा प्रभावित होता है और उसके बाद वह सोच लेता है कि चाहे जो भी हो, रोशनी की शादी तो मुझे करवानी होगी। एक दिन शाम के समय वह आता है और आने के बाद रोशनी के पैरों की तरफ बढ़ने लगता है। कहता है कि बहू, बेशक से पैर पकड़वा लो, लेकिन तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है और मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसा ही कुछ तुम्हें सहना पड़े, क्योंकि मेरा जो बेटा है वह अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है और वह इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानेगा। मैं भले उसे समझाने की कोशिश कर लूं, कितना ही उसे पिटाई लगा लूं, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, क्योंकि लाड चाप की वजह से वह बिगड़ चुका है और तुम्हारे पति उसे कंट्रोल कर सकते थे। ऐसा कहकर जो जेठ होता है वह रोने लगता है। रोशनी एकदम से पीछे हटती है, कहती है कि जेठ जी, आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे पिता के समान हो और आप मेरे पैर छूते हुए अच्छे नहीं लगते। और हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं बेशक से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा मत करो। उसके बाद पूरे परिवार को ये बात पता चलती है और उसके लिए इधर उधर लड़का ढूंढा जाता है। वहां पर परिवार उसके लिए अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहता था, लेकिन जैसे ही जहां पर भी लड़का अच्छा सा मिला करता और बात बनती हुई दिखाई दिया करती, तो तभी जब पता चलता है कि रोशनी का एक लड़का है और रोशनी उसे अपने साथ लाने के लिए बोल रही है, तो उसके बाद वो लोग मना कर दिया करते, क्योंकि कौन भला किसी के बच्चे को ऐसे पाल सकता है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो परिवार वाले होते हैं, यानी कि जेठ जेठानी सास ससुर, उसे समझाते हैं। कहते हैं कि बेटी देखो, ये हमारा खून है, हमारे घर पर ही रहेगा और यहीं पर इसकी प्रॉपर्टी है, तो तू ऐसा कर, इस बच्चे को यहीं पर छोड़ दे और अपनी दूसरी शादी कर ले। इसकी परवरिश हम लोग कर देंगे और इसकी शादी वगैरह करके इसे अच्छी तरह से रहने देंगे। रोशनी जो कि पहले तो तैयार नहीं होती है, लेकिन जो बात सास ससुर बताते हैं, कहते हैं कि बेटी अगर इस तरह से बच्चे को ले जाते हैं तो वहां पर उसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह से नाम रखा करते हैं उसके, तो इसी वजह से आप ऐसा करो, इसको यहीं पर छोड़ दो। रोशनी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद फिर एक और लड़का ढूंढा जाता है और इस बार उस लड़के को शुरू से ये बात नहीं बताई जाती कि रोशनी को एक बेटा भी है। यहाँ पर वह लड़का जिसका नाम होता है संतोष को रोशनी के लिए देखा जाता है। संतोष की भी कहानी कुछ इसी तरह की थी। शादी के 1.5 साल बाद उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उसने भी कुछ दिन शादी ना करने का फैसला किया था, लेकिन माता पिता की वजह से उसे भी शादी करनी होगी। इसी वजह से संतोष शादी के लिए तैयार हो जाता है और रोशनी से उसकी बातें पक्की हो जाती है। रोशनी को उसने पसंद कर लिया था और धीरे धीरे वो तारीख भी नजदीक आ जाती है जिस दिन इन दोनों की शादी होनी थी। शादी के समय पर यहाँ पर जो संतोष होता है वह बारात लेकर वहां पर आता है और आने के बाद अब शादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मंडप पर दूल्हा दुल्हन पहुंच जाते हैं और वहां पर मंत्रों का उच्चारण होने लगता है और दोनों की शादी को संपन्न कराने का कार्यक्रम आगे बढ़ने लगता है। बाराती सभी खुश हैं और किसी को कोई भी आपत्ति नहीं है, सभी लोग हंस बतिया रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से जब मांग में सिंदूर भरने का टाइम आता है, उसी समय जो रोशनी है वो एकदम से कहती है कि रुको, अभी तुम मेरी मांग नहीं भर सकते और मैं ये शादी अभी नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर संतोष एकदम से अपने सिंदूर वाले हाथ को पीछे करता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मेरी शादी पहले हो चुकी है या कोई और बात है? तो यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मेरी तरफ से है।
इस बात को सुनकर संतोष कहने लगता है कि क्या दिक्कत है, बताओ मुझे, मैं भी तो जानूं उस बात को जिसकी वजह से तुम मुझसे शादी करने से फिलहाल मना कर रही हो। तो यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि दिक्कत ऐसी वैसी नहीं है, दरअसल मेरा एक सच है और वो सच आपको जानना होगा, उसके बाद ही मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो संतोष होता है वह पूछने लगता है कि क्या सच है। तो यहाँ पर रोशनी जो है वो बताती है कि मेरा ना एक बच्चा है और अगर तुम मुझसे शादी करते हो तो उस बच्चे को भी तुम्हें अपनाना होगा। इस बात को कहकर रोशनी अपना सर नीचे की तरफ कर लेती है। इधर जो संतोष होता है वह कुछ देर तक उसकी तरफ देखता है और यहीं पर जो जेठ जेठानी होते हैं, सास ससुर होते हैं, उन सब के चेहरे लटक जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने इस बात को संतोष के घर वालों से भी छुपाया था। संतोष के घर वाले एकदम से रोशनी के सास ससुर के पास जाते हैं, क्योंकि अब तक तो उन्हें अच्छा ही समझ रहे थे कि सास ससुर होकर वो अपनी विधवा बहू की शादी करा रहे हैं और साथ में उसके जेठ जेठानी भी उसे बच्चे की तरह ट्रीट किया करते हैं। लेकिन अब इस बात से बड़े गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम तो आपको कहाँ समझ रहे थे और आप तो कहाँ निकले। ऐसा कहकर वह उसे धुतकारने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो संतोष होता है वह खड़ा होता है और अपने परिवार वालों को रोकता है, कहता है कि ऐसा मत करो, इनकी भी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। उसके बाद जो संतोष होता है रोशनी के पास जाता है और उसकी तरफ देखकर कहने लगता है, तो यही बात थी जिस बात की वजह से तुम जब से यहाँ पर आई हो अब तक तुम्हारे चेहरे पर काफी ज्यादा परेशानी के भाव दिख रहे हैं। रोशनी अपनी आंखों में आंसू ले आती है और कहती है कि हाँ यही बात थी। उसके बाद जो संतोष होता है वो कहता है कि मैं पहले बच्चे को देखना चाहूंगा। तो यहाँ पर शादी के अंदर ही एक कमरे के अंदर उस बच्चे को एक लड़की के साथ बिठा रखा था और वो लड़की उसका ख्याल रख रही थी। तो जो रोशनी के ससुर होते हैं वो उस लड़की को बुलाते हैं और उस बच्चे को संतोष के पास लाया जाता है। संतोष उस बच्चे को गोद में लेता है और गोद में लेने के बाद खिलाते हुए पूछने लगता है कि इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर जो रोशनी होती है वो कहती है कि मेरे पति देवता समान थे और ये उनका अंश है, तो मैंने इसीलिए इनका नाम देवांश रखा है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो संतोष होता है वह एकदम से कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये हमारा देवांश है और मैं इसे अपने साथ ही रखूंगा और तुमसे ये वादा भी करता हूं कि इसके अलावा हम कोई और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर रोशनी को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता और वहां पर जो संतोष के माता पिता थे वो भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जो संतोष के पिता होते हैं वह इस बात में ऑब्जेक्शन उठाते हैं, लेकिन जो संतोष होता है वह उन्हें समझा देता है। कहता है कि बाबूजी देखो, ये उस परिवार का कुल दीपक है जिस परिवार के अंदर इस तरह के विचार हैं कि छोटे भाई की पत्नी को बेटी समान समझा जाता है और जो सास ससुर होते हैं वह अपने घर की विधवा की खुद से शादी करवा सकते हैं। तो सच में ही ये बच्चा बिल्कुल बेकार नहीं है और इसको हम अपने पास रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा भी यही मानना था कि मैं अब जीवन भर शादी ना करूं और ना ही कभी किसी फालतू के फंड में पड़ूं, लेकिन अब जब ये बच्चा मिल गया है तो इसे मुझे पालने दो। मैं इसे शादी करके इस बच्चे को खुद से पालूंगा और ये मेरा साथ देगी। आपका काम भी पूरा हो जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा, इस बच्चे को खिलाना पिलाना और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर जो पिता होते संतोष के वह एक बार तो मना करते हैं, लेकिन जब बेटा समझाता है तो पिता भी मान जाते हैं। पिता मान गए थे। उसके बाद ये शादी संपन्न की जाती है और यहीं से जो संतोष होता है वह देवांश को अपने साथ लेकर वहां से दूसरी जगह चला जाता है, यानी कि अपने घर चला जाता है और घर के अंदर उसे रखने लगता है। स्टार्टिंग में रोशनी के जो नए सास ससुर हैं उनको एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वह रोशनी को देखकर और उस बच्चे को देखकर थोड़े से चिड़े चिड़े रहा करते हैं। लेकिन रोशनी का व्यवहार कुछ इस तरह का होता है कि वह अपने व्यवहार से अपने सास ससुर का जल्द ही दिल जीत लेती है और इधर उसके बाद वो लोग देवांश को भी अपना लेते हैं। रोशनी के जो पहले सास ससुर थे वो अब भी कभी कभी उससे मिलने के लिए आया करते हैं एक बेटी समझकर, और वहां पर कई बार उससे मिलकर जाया करते हैं। जेठ जेठानी भी अलग से आया करते हैं और उसके लिए ढेर सारे सामान लाया करते हैं। इन बातों को देखकर जो संतोष के माता पिता होते हैं उन्हें भी महसूस होता है कि उनके बेटे ने जो कहा वो 100% सत्य है और यहाँ पर जैसा ये परिवार है ऐसा परिवार ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये यहाँ पर संतोष होता है वह देवांश को बड़ा करता है और देवांश जब अपनी सोच संभालता है तो वह संतोष को ही अपना पिता माना करता है। यानी कि अब ये परिवार इस तरह से कंप्लीट हो गया है। संतोष के साथ उसका बेटा भी है, उसकी पत्नी भी है और रोशनी भी धीरे धीरे संतोष को अपना लेती है और संतोष भी रोशनी को अपना लेता है। वो परिवार खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुख देखे, उसके बाद अंत के समय में उसे सुख मिल ही गए और वह अपनी जिंदगी में अब सुख के साथ जीवन व्यतीत कर रही है।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।